बिस्मिल्लाह करें, कोई बीच में सवाल होगा तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिएगा, सारे क्रॉस टॉक कोई ना करे। एक सवाल आपने मैं भी डॉक्टर साहब को बता दूंगी अगर वो नहीं भी देखेंगे तो। थैंक एक यू। सवाल आपने किया था, थोड़ा सा ना इस कैमरे को इधर कर दें, बहुत ही इस एंगल से ऊपर है, यहाँ कर दें और कर दें, और कर दें, इधर और कर दें, और कर दें। ठीक है, सही, फाइन फाइन फाइन, आई थिंक इट्स फाइन नाउ। ठीक नज़र आ रहा है? ठीक है, ऑन कर दिए? ओके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो सवाल एक दो मेरे पास आए थे, उनमें से एक सवाल था जिसका नाम था डोमेस्टिक वायलेंस। हाँ जी, उसी पे लेक्चर हमारा ख्याल था, जरा काफी सारा आप दे दें बिकॉज बहुत ज्यादा मसाइल है। जी हाँ। तो उसके बाद मैंने ये किया कि मैंने अपना जो इनबॉक्स है, वो अपना इनबॉक्स जो है उसको देखा, और उसमें इससे मिलते जुलते जो सवाल आए थे तो उनको भी मैंने कहा मैं एकदम ही एड्रेस कर लूँगा। तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की जो सिनेरियोज थे वो थे। तो पहले मैं आपको दो चार सिनेरियोज शेयर करना चाहता हूँ, और ऑब्वियसली जो हमारे प्यारे जिन्होंने ये सवाल भेजे हैं उनकी प्राइवेसी, उसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो शक्ल थी ना जी, वो ये थी कि जो पेरेंट्स बच्चों के ऊपर वायलेंस करते हैं, उसमें से कुछ तो तरबियत के नाम पर वायलेंस करते हैं कि बच्चे का रिजल्ट ठीक नहीं आया तो उसको मारा, बच्चे ने कोई गलती की तो उसको मारा, उसकी पिटाई की, या उससे कोई ग्रॉस गलती हो गई तो उस पर पिटाई शुरू कर दी। एक तो वायलेंस की ये किस्म थी, इसको भी डोमेस्टिक वायलेंस ही कहना चाहिए। एक जो डोमेस्टिक वायलेंस थी उसकी शक्ल ये थी कि घर का जो सरबरा है वो अपनी अथॉरिटी को यूज करके, बिल्कुल एक डिक्टेटर स्टांस है उसका, और वो अपनी वाइफ को भी बहुत ज़्यादा दबा के रखता है, और घर के तमाम अफराद उसके सामने बिल्कुल बोल नहीं सकते, और वो जो है वो यानी एब्यूजिव भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है, मार पिटाई भी कर सकता है। दूसरी वायलेंस की ये शक्ल थी। तीसरी वायलेंस की ये शक्ल थी कि जो सिबलिंग्स हैं वो आपस में वायलेंट हैं। बड़ा भाई जो है छोटे भाई को मारता है। एक केस में तो एक छोटा भाई जो था, वो बड़ा भाई बेचारा शरीफ सा था, वो उसकी पिटाई, बड़ी बहन और उसकी पिटाई कर देता था। तो एक तीसरी वायलेंस की ये वाली किस्म है। अगर किसी खातून को उसके खामद जोर से थप्पड़ मार दे, या बच्चे आपस में लड़के एक दूसरे का सर फाड़ दें, तो ये तो हमें वायलेंस नजर आती है। लेकिन वायलेंस सिर्फ यही नहीं है, वायलेंस इमोशनल टॉर्चर भी है। बाज़ औक़ात हो सकता है कि आप फिजिकली किसी को ना मारते हों, मगर आप इमोशनली किसी को इतना नुकसान पहुंचा देते हैं कि वो फिजिकल मार से भी ज्यादा खतरनाक है। और उसमें इस तरह का एटीट्यूड, शुक्रिया, इस तरह का एटीट्यूड रखना कि जिससे दूसरे का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए, दूसरा शख्स जो है उसकी सेल्फ एफिकेसी मुतासिर हो जाए। सेल्फ एफिकेसी की डेफिनेशन ये है कि एक शख्स का अपने ऊपर किसी काम को अकम्प्लिश करने के बारे में कितना यकीन, इसका नाम सेल्फ एफिकेसी है। मुख्तसर, वैसे तो टेक्निकल टर्म है, लंबी बात भी की जा सकती है, लेकिन कोई शख्स कोई काम करना चाहता है तो उसको कितना इस बात का अपने ऊपर यकीन है कि ये मैं कर लूंगा, इसका नाम सेल्फ एफिकेसी है। और जब कोई आदमी इमोशनली प्रॉपर तरीके से लुक आफ्टर ना किया जाए तो उसमें उसकी सेल्फ एफिकेसी पे बड़ा फर्क पड़ता है। जो काम वो कर सकता है वो भी नहीं कर सकता। तो ये भी एक वायलेंस की एक किस्म है। तो इन सब अकसाम में से, इन सब के जर्नल रूल्स जो हैं कि मैं अगर फ़र्ज करें विक्टिम हूं उस वायलेंस का, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। पहली बात तो यह है कि हमारी इस 1 घंटे की गुफ्तगू से कतन मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि जब ये गुफ्तगू ख़त्म होगी तो हमारे पास अचानक एक चाबी आ जाएगी, कोई ऐसा तावीज़ हमारे पास आ जाएगा कि जिसको उसको हम पढ़ के फूंक के जेब में डाल लेंगे और एकदम वो हालात सारे ठीक हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है अगर मैं वायलेंस करता हूँ, अगर एक घर के अंदर मैं वायलेंस करता हूँ
और मुझे ये टॉक समझ में आ जाएगी तो ये मुमकिन है कि मैं कल मेरे घर के अंदर ये वायलेंस ख़त्म हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर जो शख्स इन्वॉल्व है वो मैं नहीं हूं, मेरे अलावा कोई और है। और जो कोई और बंदा ये वायलेंस कर रहा है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वो ये वायलेंस क्यों कर रहा है। इस वायलेंस के किसी भी शख्स के किसी भी एटीट्यूड और बिहेवियर के पीछे दो बातें होती हैं। ख़ास तौर पे इस तरह के हॉस्टाइल, एग्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड के पीछे, साइकोपैथिक एटीट्यूड के पीछे वैसे तो बहुत हो सकते हैं, मगर हमारे समझने के लिए दो तरह के फैक्टर हो सकते हैं। पहला फैक्टर यह है कि वो नफ्सियाती बीमार है, ही इज़ अ साइकेट्रिक पेशेंट। और दूसरा यह है कि वो उसका नफ्सियाती मसला नहीं है, उसका बिहेवियोरल प्रॉब्लम है। बिहेवियोरल प्रॉब्लम को समझने का मतलब यह कि वो बिगड़ा हुआ इंसान है, यानी उसके अंदर उसकी तरबियत ठीक नहीं हुई, वो बिगड़ा हुआ आदमी है। ये इन दोनों के दरमियान फर्क करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि अगर तो उसका साइकेट्रिक प्रॉब्लम है तो जब तक हम उसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट नहीं दिलवाएंगे, उसको कॉम्पिटेंट साइकेट्रिस्ट को नहीं दिखाएंगे, जब तक वो दवाइयां नहीं खाएगा, जब तक दवाइयों के अलावा और ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ जो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं वो नहीं इख्तियार करेगा, उस वक्त तक वो ठीक नहीं होगा। और दूसरे वो लोग जिनका बिहेवियोरल प्रॉब्लम है, और ये बिहेवियोरल प्रॉब्लम जो है इसकी जड़ें हमेशा पेरेंटिंग तक जाती हैं। और मैं इतनी दफ़ा तरबियत और पेरेंटिंग की बात करता हूं कि अब तो वो लोग जब मुझे किसी टीवी उसमें बुलाते हैं या कहीं करते हैं तो आई एम श्योर उकता गए होंगे मेरी सुई जहां अड़ी हुई है इस बात पर। जो बिहेवियोरल प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे बचपन से ट्रेस होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसकी एक फितरी तबाह होती है, इसमें कोई शक नहीं। एक बच्चा है वो बड़ा सेंसिटिव सा होता है, एक बच्चा जो होता है वो बड़ा एग्रेसिव होता है, कुछ बच्चे चुप करके बैठे रहते हैं, माँ बाप का कहना मानते हैं, कुछ जो है वो जरा शरारतें करते रहते हैं। एक फितरी तबाह तो जरूर होती है, लेकिन जो नर्चर है उसका, जिस माहौल के अंदर वो रहा, जो उसको चाइल्डहुड साइकेट्रिक ट्रॉमास हुए या चाइल्डहुड एग्रेसिव यानी उसके साथ एक्सपीरियंसेस हुए, वो बेस बनाते हैं उसके बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस की। लिहाजा हमें सबसे पहले हमारे घर में अगर कोई ऐसा बंदा है तो हमें समझना पड़ेगा कि वो साइकेट्रिक पेशेंट है या उसका प्रॉब्लम बिहेवियरल है। अगर तो उसका साइकेट्रिक प्रॉब्लम है तो फिर तो दवाई दिलवानी पड़ेगी, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जा। अगर उसका बिहेवियरल प्रॉब्लम है तो ये अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बात होगी। बज़ाहिर तो ये लगता है कि जैसे साइकेट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम साइकेट्रिक प्रॉब्लम से ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि साइकेट्रिक प्रॉब्लम तो ऐसे ही है ना जैसे किसी के फोड़ा निकला हुआ है, तो आपको पता है कि फोड़ा निकला हुआ है, आप उसमें चीरा देंगे तो पीप बाहर निकल आएगी, और उसके अंदर एंटीबायोटिक देंगे तो इन्फेक्शन सबसाइड कर जाएगी। लेकिन बिहेवियरल प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम यह है कि जो बंदा जो कुछ कर रहा है वो उसको सही समझ रहा होता है, ये उसका वो इसके अलावा कर ही कुछ नहीं सकता। अब एक आदमी है, वो उसकी आंखों के अंदर स्क्विंट है, आप कहते हैं सीधा क्यों नहीं देख रहा, सीधा क्यों नहीं देख रहा, वो देख ही नहीं सकता। उसके नजदीक टेढ़ा देखना ही सीधा देखना है, फॉर हिम दिस इज नॉर्म। तो बिहेवियरल प्रॉब्लम में जो लोग होते हैं उनकी तरबियत के अंदर नॉर्मल जो रिकॉर्ड हुआ है उनके दिमाग में वो वही है जो वो कर रहे हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत मुश्किल हो जाता है। अब क्या करें फिर? पहली बात तो यह है कि इन दोनों लोगों की तरबियत सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस तरह से हो सकती है कि खुद उनको यह एहसास हो कि उन्हें तरबियत की जरूरत है। अगर उनको खुद एहसास नहीं होगा कि मुझे तरबियत की जरूरत है, मैं बहुत माफी चाहता हूं, हम उनको नहीं चेंज कर सकते, उनकी तरबियत नहीं कर सकते। एक पेशेंट ये यकीन उसको हो जाए कि यार मुझे लग रहा है मुझे वाकई ही नफ्सियाती प्रॉब्लम है, मैं डिप्रेस रहता हूं, जरा सी बात पर मुझे रोना आ जाता है, बगैर वजह के मैंने अपने बेटे को थप्पड़ मार दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा क्यों है? तो ये इसकी मदद की जा सकती है। इसी तरह जो बिहेवियरल प्रॉब्लम वाला मसला बंदा है उसकी भी मदद की जा सकती है अगर उसको ये लगे कि उसका बिहेवियर एबनॉर्मल है।
अच्छा, आप अब अपने, अगर खुदा न खास्ता हम में से किसी को या जिसको आप एडवाइस करें, आपके दोस्त आपसे पूछ सकें, तो मैं समरी करता हूं कि सबसे पहले तो अगर घर में इस तरह का कोई चक्कर हो रहा है तो जो बंदा ऐसा कर रहा है आप उसको क्लासिफाई करें कि ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है या बिहेवियरल प्रॉब्लम है। अच्छा, अब उसके बाद उनको कैसे इस बात पर कायल किया जाए कि आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, ये दूसरा मरहला है। जो बंदा आपके ऊपर वायलेंस कर रहा है, जो बंदा आपके ऊपर सख्ती कर रहा है या बच्चों के ऊपर सख्ती कर रहा है या अगर कोई फीमेल है उस पर कर रहा है, ऐसा बंदा कभी भी आर्गुमेंट से नहीं मानेगा कि वो गलत कर रहा है। उसको आप इमोशनल ब्लैकमेलिंग से करने की कोशिश करेंगे, वो फिर भी नहीं मानेगा। फिर उसका क्या करें? उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि कोई ऐसा बंदा ढूंढें जिसको वो इनकार ना कर सके, जिसको हम पंजाबी में एक लफ्ज कहते हैं जिसका मान हो। उसको मान, आप में से जो पंजाबी समझते हैं कि फलां पर मुझे बड़ा मान है, तो कोई ऐसा बंदा ढूंढा जाए, बीच में डाला जाए कि जिसका मान हो, जिसकी बात को वो रद्द ना कर सकता हो। एक तो ये शॉर्टकट है उसको मनाने का, और जो दूसरा है वो शॉर्टकट है तो इससे भी ज्यादा शॉर्टकट, वो जॉन एलिया का एक शेर है कि सिर्फ बातों को कौन मानता है, सबको एक हादसा जरूरी है। कि उसके ऊपर कोई शॉकिंग एक्सपीरियंस हो, उसके ऊपर कोई ऐसा हादसा हो, तो ये एक, अब ये अल्लाह से डरना चाहिए कि अल्लाह करे हमने इस तरीके से हमारे अंदर तब्दीली ना आए। इन दो तरीकों के अलावा मेरी समझ के मुताबिक अगर आपके घर के अंदर किसी शख्स का वायलेंट एटीट्यूड है और वो एडल्ट है, तो मैं माफ़ी चाहता हूं, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ऐसी सूरत के अंदर अनलेस एंड अनटिल ये दो तरीके सक्सेसफुल ना हों, मेरे इल्म में कोई तीसरा तरीका नहीं है जिसके ज़रिए से आप एक्सपेक्ट करें कि उसका एटीट्यूड चेंज हो जाए। इसका एक तीसरा हल भी है। वो तीसरा हल थोड़ा सा यानी बेदर्दी वाला हल है, थोड़ा सा खौफनाक हल है, थोड़ा सा मुश्किल हल है, बाज़ औक़ात इम्पॉसिबल हल है। वो ये है कि कोई शख्स आपका जितना भी करीबी रिश्तेदार हो, जितना भी आपका खून का उसके साथ रिश्ता हो, बहरहाल आपकी अपनी ज़िंदगी है, उसकी एक अपनी ज़िंदगी है। कोई शख्स इतना डिस्ट्रक्टिव है, इतना नुकसानदेह है कि आपकी फिज़िकली आप उससे सेफ नहीं हैं, इमोशनली आप उससे सेफ नहीं हैं। तो आदमी, जिस तरीके से मैं सर्जन हूँ, अगर ये हाथ गैंग्रीन हो जाए, ये हाथ मुझे बहुत अजीज़ है, मेरा इसके साथ रिश्ता है, लेकिन एक वक्त आता है जब आपको हाथ को यहाँ से काटना पड़ता है, जब वो गैंग्रीन हो जाए। अगर आप इसको नहीं काटेंगे तो पूरी बॉडी जो है वो सेप्सिस में चली जाएगी। तो जो शख्स इस हद तक हो जाए, तो एक फ़ैसला इसलिए कि ज़िंदगी एक दफ़ा आपको मिली है, एक दफ़ा। अभी हमें बात करते हुए 13 मिनट हुए हैं, ये 13 मिनट मेरी ज़िंदगी से निकल गए हैं, अब ये मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे। आपने जो 1 साल अपनी ज़िंदगी का गुजारा है, ये 1 साल आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। अगर आपने ये हैप्पीनेस के साथ, सेटिस्फैक्शन के साथ और विद अ मीनिंगफुल लाइफ गुजारा है, तो इसका मतलब है आपने ज़िंदगी अच्छी गुजारी है। और अगर फ़र्ज़ करें ये तीनों चीज़ें इसमें नहीं थीं, आप अनहैप्पी थे, आप मीनिंगफुल नहीं थी, आपकी लाइफ मीनिंगफुल नहीं थी, आप एक अज़ियत और तकलीफ़ में थे, तो इसका मतलब है आपने ज़िंदगी तकलीफ़ और अज़ियत से गुजारी है। ऐसी सूरत के अंदर हमें बाज़ औक़ात ज़िंदगी में बड़े से सर्जिकल डिसीजन करने पड़ते हैं जिनका ताल्लुक़ एम्पुटेशन से होता है, जिसमें बाज़ औक़ात हमें कहना पड़ता है कि बेटा मेहरबानी करके अब तुम अलग से ज़िंदगी गुजारो, मैं अलग से ज़िंदगी गुजारूँगा, क्योंकि आपके इस हॉस्टाइल एटीट्यूड से मैं बहुत ज़्यादा हो रहा हूँ, मुतासिर हो रहा हूँ। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ये एक एक्सट्रीम फ़ैसला है, लेकिन एक बात जहन में रखिए कि ज़िंदगी अल्लाह ताला ने आपको एक दफ़ा दी है, आप उसको कुड़ कुड़ के भी गुजार सकते हैं और आप उस ज़िंदगी के अंदर अपने पैरों पर खड़े होकर जो भी आपके मुकद्दर की हैप्पीनेस है उसको ले सकते हैं। मैं ज़रा थोड़ा सा ना बात को फैलाने से पहले ज़रा फिर समराइज़ कर दूं। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी लाइफ के अंदर अगर कोई शख्स हॉस्टाइल एटीट्यूड का है,
जो वायलेंस करता है हमारे साथ, तो हमारी पहली कोशिश ये है कि हम ये देखें कि ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है या बिहेवियरल प्रॉब्लम है। साइकेट्रिक प्रॉब्लम वाला तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको पता लगा खुदा न खास्ता कि आपके एक फैमिली मेम्बर को कैंसर हो गया है, अब उसमें से बदबू भी आ रही है, उसका गल्ग भी है, तो आप उसे नफ़रत तो नहीं कर रहे हैं ना, वो तो बेचारा मजबूर है, उस मजबूरी की वजह से है। साइकेट्रिक प्रॉब्लम वाला जिससे आप नाराज़ हो रहे हैं, आपका ख्याल है ये बहुत फजूल शख्स है मेरी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन वो बेचारा बहुत मजबूर है, उसको काबिल हमदर्दी है, उसको हमें उसका इलाज करना चाहिए। और जो बिहेवियरल प्रॉब्लम वाला है, ये है जो बिगड़ा हुआ बंदा है। बिगड़ा हुआ बंदा ये कि इसकी तरबियत के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गया है कि इसको सही और गलत का पता नहीं है। इसके नज़दीक पैटर्न्स जो इसके दिमाग में थॉट प्रोसेस के पैटर्न्स बने हुए हैं, वो पैटर्न्स उस तरह से बने हुए हैं जो कि उसके नज़दीक नॉर्मल हैं, मगर वो सोशली एक्सेप्टेबल या मॉरली या एथिकली या रिलीजियसली वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये देखने की ज़रूरत है। अगला मैंने आपको ये कहा है कि पहली कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम किसी तरीके से इनकी इस्लाह कर सकें और इनको किसी ना किसी हद तक हम चेंज कर सकें। उसके लिए मैंने आपको अर्ज़ किया है कि चेंज करने का सिर्फ एक है कि वो खुद तैयार हो जाए कि भाई मुझे बताओ मैं क्या चेंज हूँ, तो फिर बिस्मिल्लाह हो जाती है, फिर काम हो जाता है। फिर तो हेरोइन एडिक्ट हो, अल्कोहल एडिक्ट हो, कोई भी हो, वो हो सकता है। अगर वो खुद कह रहा है कि मुझे चेंज होने की ज़रूरत है, तो हमारी कामयाबी बीइंग हिज लव वन ये होगी कि हम उसको किसी तरीके से इस बात पर वो तैयार हो जाए कि हाँ यार मुझे चेंज होने की ज़रूरत है। फिर तो हमारा मसला हल हो गया, फिर तो हमारा पहला कदम उस सफ़र की तरफ रवाना हो गया। और इसके लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताई है कि यूजुअली जो विक्टिम ऑफ दोज वायलेंस है ना, दे आर नॉट गुड पीपल टू आर्गू विद देम। वो इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे अगर उनको किसी तरीके से नोइंगली और अननोइंगली, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, तो वो बंदा और पक्का होगा उस बात के। वो कहेगा कि हाँ मैं नहीं कहता था कि ये ठीक नहीं है बंदा। उसके लिए आप कोशिश करके कोई मेंटोर, कोई बड़ा आदमी जिसको वो इनकार ना कर सके, और वो जाके उसको झूठा ना साबित करे, वो जाके उसको ये बताने की कोशिश करे कि यार तुम्हें थोड़ा सा ना अपने बिहेवियर या तुम्हारी जो नफ्सियाती मसला है इसके इलाज की ज़रूरत है। तो ये तो है अगर हम ये कर सकें। अगर ये ना कर सकें तो फिर हमारे पास जो एक चॉइस ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को उससे विदड्रॉ कर लें। इस सिलसिले में जो मेरी समझ में एक बात आती है कि बहुत दफ़ा हमें कोई शख्स जो है वो हमारी ज़िंदगी में एक अज़ियत का बायस बना होता है। ख़ास तौर पे मुझे बहुत ही हमदर्दी है, और हमदर्दी तो खैर एक अजीब सा लफ्ज़ है, मुझे बहुत ही मैं महसूस करता हूँ एम्पैथेटिकली जो हमारे माशरे की ख़वातीन हैं उनके लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए। मैं बहुत इस बात को महसूस करता हूँ कि सम टाइम हम माशरा जो है उनको फंसा देता है और उनकी विल के अगेंस्ट, एंड सम टाइम इवन विद योर विल, कि इनकम्पैटिबिलिटी उनकी ज़िंदगी में आ जाती है। गो जैसे जैसे ख़वातीन पढ़ती जा रही हैं, माशरे के अंदर जेंडर डिफरेंसेस कम होते जा रहे हैं, सम टाइम विक्टिम्स आर मेल एज वेल, मगर उनकी रेशो जो है वो कम है। यूजुअली हमारे माशरे में इस तरह की फ़िज़िकल और इमोशनल जो है वायलेंस, उसकी जो विक्टिम है वो यूजुअली ख़वातीन ही होती हैं। तो उनका ये प्रॉब्लम होता है कि वो इकनॉमिकली डिपेंडेंट होती हैं, लिहाजा वो किस तरीके से अपने आप को, हम आखिरी, अगर पहले दो वाले हल कामयाब नहीं हो रहे तो आखिरी हल जो है वो उसको कैसे करे, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो इकनॉमिकली वायबल नहीं है। इसलिए मैं तो हमेशा पेरेंटिंग की क्लासेस वगैरह में, और जब भी कोई इनफॉर्मली बात करूं, तो मैं ये कहता हूं कि हमें बहुत जल्दी अपने बच्चों को फाइनेंशियली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली खुद कफ़ील बनाना चाहिए। हमारी बच्चियां एक माशरती रीज़न की वजह से, बायोलॉजिकल रीज़न की वजह से, एक बेहतरीन ज़िंदगी के लिए उन्हें पार्टनर चाहिए जिसके साथ, और सबकी हमारी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह करे हमारी बेटियां जो उनको बहुत अच्छा सा एक पार्टनर मिले और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन साइमल्टेनियसली हमें अपने बच्चों को खुद कफ़ील बनाना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए। एजुकेशन एम्पावर करती है लड़कियों को, स्किल्स एम्पावर करती हैं लड़कियों को, ताकि उनकी इमोशनल डिपेंडेंसी, सोशल डिपेंडेंसी तो ठीक है उसके पार्टनर पर हो, लेकिन उसकी कम से कम इकोनॉमिक डिपेंडेंसी अपने पार्टनर पर ना हो, ताकि खुदा ना खास्ता, मैं बहुत अल्लाह से तौबा करके कह रहा हूं कि जो आखिरी वाली बात मैंने कही है कि अल्लाह करे इसकी कभी नौबत ना आए और उससे पहले ही मामलात जो हैं वो सेटल हो जाएं। लेकिन मैं
जब ये एक्सट्रीम हालात हो जाए तो कम से कम हमें इस बात का यकीन हो कि हमारी बच्चियां और बहनें वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं हैं उसके ऊपर, और अगर वो इकोनॉमिकली अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट नहीं होंगी तो उनके लिए ये जो एक्सट्रीम दर्जे का आखिरी फैसला है ये करने में आसानी हो जाएगी। ऑब्वियसली ये कोई बहुत खुशगवार फैसला तो नहीं है, लेकिन एक तरफ आपकी ज़िंदगी की पर्पसफुलनेस ख़त्म हो रही हो, आप एक अजियत से ज़िंदगी गुजार रहे हों और आप बिल्कुल अपने किसी पोटेंशियल को एग्जीक्यूट ना कर सक रहे हों, आपको सही नींद ना आ रही हो, दवाइयों से आप खा के आप सो रहे हों, उसके मुकाबले के अंदर आप यानी एक बदबूदार हाथ को, जो काला गैंग्रीनस हाथ है, उसको लेके आप फिर रहे हों जिस पे पट्टी रोज़ करानी पड़ती हो और स्मेल आती हो, तो उससे बेहतर है कि उसको एम्पुटेट करके तो उसको एक हाथ के साथ ही आदमी अपना गुजारा करता रहे। ये इसका एक एस्पेक्ट है। आई होप कि कुछ थोड़ी सी मैं पिक्चर को क्लियर कर सका हूँ। इससे पहले कि मैं अब इसके दूसरे एस्पेक्ट पर बात करूँ जो कि एक्चुअली ज़्यादा मुफीद होगा, अगर आप में से किसी के ज़हन में इसके सिलसिले में कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्लैरिफिकेशन आप चाहते हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझसे पूछिए। जी डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है कि हमारे मुल्क में और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में फाइनेंशली तो आप नहीं स्ट्रॉन्ग कर सकते बच्चियों को, बिकॉज एक तो बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर आप कोशिश करते हैं कि चूंकि वही लड़कों पे डिपेंडेंसी के उन्होंने आपको सपोर्ट करना है तो आप उनको पढ़ाते भी ज़्यादा हैं और उनके लिए सेविंग भी रखते हैं। और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोगों में भी कोशिश ये की जाती है कि लड़कियों को ज़्यादा इनहेरिटेंस भी नहीं देनी और ज़्यादा उनको शेयर होल्डिंग भी नहीं उनकी हो कारोबार में, उनको दिया भी कुछ ना जाए ताकि वो दामादों की तरफ ना चला जाए। तो एक ये बात हो गई। और फिर ये है कि जहाँ पे फाइनेंशियल मसले होते हैं वहाँ पे पेरेंट्स भी नहीं ट्रेंड होते कि मुझे तो लगता है कि दुनिया में शायद 90% लोगों को भी नहीं पता कि किसी इंसान को इमोशनल वेलबींग भी चाहिए। सही है। वेस्ट में भी नहीं पता, हमें तो बिल्कुल ही नहीं पता यहाँ पे कि भाई ये भी कोई चीज़ है। अगर मैं कह रही हूँ कि भाई मुझे बंदा भी पसंद है, ही इज अ वेरी गुड पर्सन बट वी आर नॉट कंपैटिबल, तो वो कहते हैं जी कि नवी गल कड़ी है कंपैटिबिलिटी, एंड कंपैटिबिलिटी कैन बी एनीथिंग। तो इसमें फिर क्या ट्रेनिंग है जब हमारे माँ बाप को ही नहीं पता कि हमें देना क्या है। तो फाइनेंशियली तो आप नहीं कह सकते कि बच्चियों को स्ट्रॉन्ग करें। अगर फाइनेंशियल मसले भी खड़े हैं फिर कैसे अपने आप को इस सब में किया जाए। जी नौरीन, आप सही एक और दीजिएगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। चूंकि ये नहीं है इसीलिए तो हम ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि यही सारे प्रॉब्लम हैं। और जो कुछ अब तक हुआ, अब तक नहीं हुआ, मेरा तो ताल्लुक अपने आप से और आपसे है। ये 8, 10, 12 जितने लोग रह गए हैं, बैठे हैं मेरे सामने, हम इस बात को समझ लें। यूं तो दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। चूंकि ये प्रॉब्लम हैं तो इसीलिए तो हमें इस मौजू पर बात करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये सारे अपनी जगह पर हैं और ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, ये उलझी हुई हैं डोरियाँ, एक डोरी दूसरे के साथ मुंतबिक है। तो ये बातें तो आपकी सारी दुरुस्त हैं। बच्चों को, औरतों को इनहेरिटेंस नहीं दी जाती तो देनी चाहिए, इसके लिए अलग से माशरे में कोशिश होनी चाहिए। बच्चियों की शादी करते वक्त उनकी मर्ज़ी पूछनी, कंपैटिबिलिटी का प्रॉपर तरीके से कोई मैकेनिज़्म करना जिसमें पता हो कि ये मेरी बच्ची जो है वो इस जगह पर उसकी सही कंपैटिबिलिटी होगी। और लड़के की भी, हम लड़कों के साथ भी कर देते हैं ज़्यादतियाँ इस तरह की बेशुमार। ये ऐसा नहीं है कि जस्ट एक जेंडर की बात है। आई शुड जस्ट टॉक फॉर देम एज वेल। तो इसलिए आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं और इन बातों के दुरुस्त होने की वजह से ही तो ये सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि ये तो है उस बंदे के बारे में जो बंदा वायलेंस कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस में मुब्तला है, और उसके 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि उसको ठीक करने के लिए ये 3 एवेन्यूज़ हैं जिनके तहत हम अटैक कर सकते हैं। अब जो मैं अगली बात कर रहा हूँ शायद वो बहुत मुफीद हो और उसको समझना शायद इससे ज़्यादा ज़रूरी हो। वो ये है कि जो शख्स इस बैड बिहेवियर या बैड साइकेट्रिक स्टांस के अंदर मौजूद है ना, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप खुद उस पर आपका कंट्रोल है। जब भी इस तरह के सरकमस्टांसेस होते हैं तो ये कहना
बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि 100% कंट्रीब्यूशन उसी शख्स की है जो कि वायलेंस कर रहा है। हो सकता है जिस पर वायलेंस हो रही हो उसकी कंट्रीब्यूशन बिल्कुल पैसिव हो, उसकी कंट्रीब्यूशन बिल्कुल रिएक्शनरी हो, पहले ना हो, और उसकी रिएक्शन रेशो वाइज बहुत कम हो। लेकिन ये कहना बिल्कुल मुमकिन नहीं है और मानने के पोजीशन में मैं नहीं हूं कि उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती। हम जब इस प्रॉब्लम को हल करना चाहते हैं तो वो शख्स जिसकी 99.9% कंट्रीब्यूशन है, अनफॉर्चुनेटली उस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, मगर वो जिसकी 0.1% कंट्रीब्यूशन है, जो विक्टिम है, यानी उस 0.1% वाली कंट्रीब्यूशन को देखा जा सकता है। और देखें, एक पूरा टैंक है जो पेट्रोल से भरा पड़ा है, इस टैंक में की आग की वजह से धमाके से पूरी बिल्डिंग उड़ेगी, लेकिन एक छोटी सी माचिस की दिया सलाई भी है जो अलग से जब पड़ी हो तो उसकी कोई अहमियत, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये माचिस की जो छोटी सी तीली है, जब ये इग्नाइट होकर इस पेट्रोल के टैंक से टकराएगी तो फिर धमाका होगा। जब भी घर में वायलेंस होती है, जब भी बहुत एबनॉर्मल एटीट्यूड होता है, उस सारे में जो छोटी सी एक माचिस की तीली हमारे पास है उसका हमें ख्याल करना पड़ेगा। और जितनी भी तरबियत से मुतल्लिक, पेरेंटिंग के मुतल्लिक, रिलेशनशिप को सेव करने के मुतल्लिक जितनी भी साइंटिफिक सोशल स्टडीज़ हुई हैं, उस सारे में हमें ये बात पता चली है कि किसी भी बुरे शख्स को, बुरा ब्रैकेट में मैं कह रहा हूँ, बैड बिहेवियर कह रहा हूँ, वो बुरा ना हो, बेचारे की मजबूरी हो, उसके अलावा उसके पास कोई चॉइस ही ना हो क्योंकि उसके इख्तियार में ना हो, किसी भी इस तरह के शख्स के ठीक करने के लिए तरबियत के निज़ाम में जो दूसरा शख्स है वो अगर अपने अंदर तब्दीली ले आएगा तो उस तब्दीली का रिफ्लेक्शन उसको उसके अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। मसलन अगर आपका बच्चा जिद्दी है, कहना नहीं मानता, आप जो कुछ कहते हैं वो उसके ऑपोजिट करता है, तो हम कहते हैं इस बच्चे को ठीक करने की क्या टेक्निक है। इस सिलसिले में पेरेंटिंग का लिटरेचर ये कहता है कि आप अपने आप को ठीक करना सीखें। आप ये सीखें कि जो मेरा रवैया है, इस रवैये को मैं क्या तब्दीली लेके आऊं। आप अपने रवैये में तब्दीली लेके आएंगे जिसके नतीजे के रिफ्लेक्शन के अंदर वो जिसकी बिगड़ी हुई आदतें थी, आपको उसके रवैये के अंदर तब्दीली नजर आना शुरू हो जाएगी। एक तो ये बात है। इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं कि फ़र्ज़ करें, हम मिसाल इस तरह देते हैं कि एक खामद है जो बहुत एग्रेसिव है, मतलब हाइपोथेटिकल मिसाल, बहुत जी जी ये मुझसे कुछ सवाल पूछ रही थी नौरीन नहीं जी, वो माइक खुला हुआ था, मैंने बंद कर दिया। ओके, फाइन। तो अब मैं दोबारा से करूं क्योंकि बात का फ्लो बना हुआ था। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि जैसे फर्ज करें एक हस्बैंड है, वो घर में आया, वो आता ही एग्रेशन में है और वो आते ही प्लेटें तोड़ देता है, फर्ज करें वो बिहेवियरल प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, उसको किस तरीके से हम रिस्पॉन्ड करते हैं इस पर डिपेंड करेगा कि ये लगी हुई आग जो है एक धमाका करेगी या खुद ही थोड़ी देर में सुलग के ठुस हो जाएगी। लिहाजा जो पहली वाली मैंने 3 बातें बताई थी, अगर वो मुमकिन ना हो, आइडियल तो यही है ना कि वो बंदा खुद सोचे कि मेरा बिहेवियर क्या हो, वो अगर मुमकिन ना हो तो फिर जो मैं और आप कोशिश कर सकते हैं, अगर हम विक्टिम हैं उसके, कि अपने आप को बिल्कुल इनर्ट कर लें, हम बिल्कुल रिएक्ट करना छोड़ दें। आपका बेटा है, आपको पता है जो मर्जी कर ले, उसने रात के 12 बजे आना है, आप एक दफा उसको समझा चुकी हैं, डांट चुके हैं, आप थप्पड़ मार चुके हैं, आप उसको ताला लगा चुके हैं, आप ये कह चुके हैं तुम्हारा मैं जो है पॉकेट मनी बंद कर दूंगा, लेकिन वो आएगा ही आएगा। इसका मतलब यह है कि आप जितनी और एफर्ट करेंगी उतना वो रिजिड होता जाएगा। तो आप बिल्कुल इनर्ट हो जाएं, बिल्कुल डोंट बॉदर कि उसकी सेफ्टी को नजर रखें,
डोंट बॉदर के 12 बजे आ रहा है। ये आप पैसिवली नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे कि आपने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया है, ये आप प्लान करके कर रहे हैं। और वो ये कर रहे हैं कि पेट्रोल को तीली नहीं दिखा रहे, रिएक्शनरी नहीं हो रहे। आप रिस्पॉन्ड जरूर करें मगर रिएक्शनरी ना हो। एक तो ये सबसे अहम बात है। आप इस बात को थोड़ा सा विजुलाइज करें। एक शख्स जितना भी गुस्से से भरा हुआ आया है, जो कुछ भी करता है, घर के तमाम लोग उसके ऊपर रिएक्ट करना छोड़ दें। एक ऐसा बंदा जो आके थप्पड़ मारता है, लड़ता है, और वो जिस रीजन को तलाश कर रहा है वो रीजन ही क्रिएट ना होने दें। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये आसान काम है, ये बहुत मुश्किल काम है, मगर इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। आदमी आया, उसने दरवाजा धक्के से थोड़ा, अगर उसकी बीवी कहे वाह भाई वाह, आज तो बहुत गुस्सा हुआ है भाई, किस बात पर गुस्सा है आपको, तो बड़े गुस्से में आप लग रहे हैं, हालांकि अंदर से आपका दिल चाह रहा होगा कि मैं उसको एग्रेसिवली जवाब दूं, तो आप ट्रीटमेंट के पर्पस पर बिल्कुल इनर्ट हो जाएं और रिएक्ट करना छोड़ दें, तो थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा, अनलेस एंड अनटिल बंदा बिल्कुल साइकोपैथ ना हो, उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां आनी शुरू हो जाएंगी। यानी मुख्तसर बॉटम लाइन ये है कि जो हमारा हिस्सा उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर था, देखिए ना, ये बात समझनी बहुत मुश्किल है कि एक आदमी आके अपनी बीवी को थप्पड़ मारता है और वो आता है और आके थप्पड़ मारना शुरू हो जाता है। उसकी कोई ना कोई रीजन उसके पास जरूर होती है। वो हो सकता है जेन्युइन रीजन ना हो, जो कि नहीं होगी जेन्युइन रीजन, लेकिन चूंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो उसकी जो इनजेन्युइन रीजन भी है, आप वो भी क्रिएट ना होने दें। और अगर हम ये करने लग जाएंगे तो आप देखिएगा कि उसका जो है रवैया, उसके अंदर तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी। वो उसकी रिजिडिटी पे डिपेंड करता है कि फौरी आएगी या फौरी नहीं आएगी। इस बात पर आप जरा गौर कीजिएगा, मगर इसके लिए आपको जज्बात की कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक तो ये बात बताई। दूसरी बात यह है, इसके लिए बड़ी मश्क की जरूरत है कि आप किसी के एटीट्यूड से फिजिकली इफेक्ट हो रहे हैं। सॉरी जी, आपका माइक म्यूट हो गया है। ओह रियली? ये कैसे हो गया? अब आवाज आ रही है? जी आ रही। पता नहीं मैं पूरी बात सुन ली थी या नहीं जी, आखिरी बात मैंने क्या की थी? वही आपने कहा कि इग्नाइट ना करें। हाँ, तो एक तो ये बात है कि उसके, दूसरी बात जो बड़ी अहम है, जो कि जरा बड़ा गौर से सुनिएगा, कि जब हम किसी के विक्टिम है ना, किसी की वायलेंस के, तो उससे हम फिजिकली हर्ट हो रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन समहाउ हम अपनी मुदाफती निज़ाम को इतना स्ट्रांग करें कि हम उससे इमोशनली हर्ट ना हो। और ये हमें तजर्बे ने बताया है और साइंटिफिक स्टडीज ने बताया है कि ये मुमकिन है। अगर हम अपने ऊपर तरस खाना छोड़ दें और अपनी मिजरी को सेलिब्रेट करना छोड़ दें, तो अचानक हम उस हॉस्टाइल रिलेशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे, यानी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैं मिसाल देता हूं, मुझे अब कुछ और इससे बुरी मिसाल से, एक शख्स ने मुझे गालियां, मैं कमरे में बैठा हूं, एक शख्स आया और उसने आके गालियां बकना शुरू कर दी, बहुत गलीज गालियां बकनी शुरू कर दी। अब मेरे अंदर एक इमोशनल रिएक्शन डेवलप होगा इसके ऊपर, और मैं उसकी वजह से हर्ट हूंगा, मेरी पल्स रेट ज्यादा हो जाएगा, मेरी आवाज लाउड हो जाएगी, मुझे पसीना भी आ सकता है, मैं गुस्से में अपने हाथ भी मार सकता हूं, मैं उसको शाउट बैक भी कर सकता हूं, उसको मैं धक्के भी दे सकता हूं। ये जो बात मैं कर रहा हूं ना, ये उस इमोशनल रिएक्शन की वजह से है, जो उसके गाली देने की वजह से है। जो विक्टिम है ना, वो इस चीज से अपने आप को बचा ले। एक शख्स घर में आया, वो घर में आकर बहुत बदतमीजी की, आपके बेटे ने वो कुछ किया जो आप कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ये एबनॉर्मल है, आप उसकी फिजिकल उससे तो बचें, लेकिन अपने आप को इमोशनल हर्ट होने से भी बचाएं। उसने सुबह से मुझसे बात नहीं की, सारा दिन बैठा रहा, मैं बैठी रही, मुझे पता नहीं करने आया, वो यूं नहीं, ये ना करें बिल्कुल। आप इमोशनली हर्ट ना हो, और ये विद ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। और अगर हम इमोशनली हर्ट होना बंद कर देंगे, तो थोड़ी देर के अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आ जाएंगे। हम ये देखेंगे कि इसने ये जो सलूक किया है, इस सलूक को आप जब हमारा इमोशनल ऑन होता है ना बटन, तो हमारा इंटेलेक्चुअल बटन ऑफ हो जाता है।
जो लोग यहां मेडिकल से जिनका ताल्लुक है उनको पता होगा कि हमारे ब्रेन के अंदर दो पार्ट हैं। वैसे तो बहुत सारे पार्ट हैं, इस कनेक्शन में दो पार्ट हैं। एक हमारा फोर ब्रेन है जो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल थिंकिंग के लिए है, और एक हमारा मिड ब्रेन है, उसमें एक जगह है एमिगडाला जो हमारे इमोशनल रिएक्शन के ऊपर है। लिहाजा जब भी कोई इमोशनली चार्ज्ड एक्टिविटी होती है तो उस इमोशनली चार्ज्ड एक्टिविटी के रिजल्ट के अंदर हम कॉर्टेक्स से सोचना बंद कर देते हैं, हम एमिगडाला से सोचना शुरू कर देते हैं। और एमिगडाला के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, करेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ आवर मेमोरी, करेक्ट इमेजिनेशन की पावर नहीं होती। एमिगडाला के अंदर सिर्फ इमोशनल रिएक्शन की पावर होती है। लिहाजा घर में कोई फसाद हुआ, उसके जवाब में हमारे अंदर जबरदस्त किस्म का इमोशनल गार्बेज इकट्ठा हो गया, और अगली दफा जो वाकया होगा तो अब हम उससे ज्यादा स्ट्रेंथन्ड हैं इमोशनली उसको रिएक्ट करने के। लिहाजा मेरी दूसरी बात यह थी, पहली बात तो यह थी, मैंने यह कहा था कि जो मेरा हिस्सा उस कन्फ्लिक्ट के अंदर है, चाहे वो टाइनी हिस्सा है, मैं वो निकाल दूं बीच में से। और दूसरी मैंने आपसे अर्ज की है कि जब कोई खुदा ना खास्ता ऐसी बात है कि आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, आपने रहना भी वहीं है, उसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते, तो अपने आप को इमोशनली हर्ट होने से सेव कर लें। जब आप इमोशनली अपने आप को हर्ट होने से सेव कर लेंगे तो आपकी एबिलिटीज उसको कोप करने की बढ़ जाएंगी। ये बात अच्छा, चूंकि बात बड़ी फैल गई है, मैं अगला इसका एस्पेक्ट बताने से पहले आधे मिनट में इसको फिर समराइज करूंगा। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर फर्ज करें हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कोई शख्स ऐसा है जो वायलेंस करता है, और मेरा ज्यादा कॉन्टेक्स्ट जो है ये हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पर है, लेकिन दूसरे और भी रिश्ते इसमें हो सकते हैं। उस वायलेंस के सिलसिले में मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया है कि वो जो वायलेंट आदमी है वो उसका या बिहेवियर खराब है या वो साइकेट्रिक पेशेंट है। इन दोनों सूरतों के अंदर उसको हेल्प की जरूरत है। जो साइकेट्रिक एरिया है उसको इलाज करना निस्बतन आसान है, दोनों मुश्किल हैं मगर साइकेट्रिक एरिया को इलाज करना निस्बतन आसान है क्योंकि वो फार्माकोलॉजी से, दवाइयों से फर्क पड़ सकता है। जो बिहेवियरल प्रॉब्लम है वो उसको पूरा अपने माइंड को रिवाइंड करना पड़ेगा। लिहाजा ऐसे शख्स के लिए नंबर 1 ऑप्शन तो यह है कि किसी तरीके से उसको एहसास हो जाए कि मुझे मदद की जरूरत है, तो फिर आप उसके लिए मदद को प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है, अगर इसके लिए क्या किया जाए, अगर वो खुद नहीं मानता तो हमें उसके लिए कोई मेंटर तलाश करना चाहिए, कोई बड़ा आदमी तलाश करना चाहिए, कोई ऐसा आदमी तलाश करना चाहिए जिसका उसको मान हो। ये 2 बातें मैंने की। तीसरा कहा कि अगर यह भी मुमकिन नहीं है और आपके सर्कमस्टांसेस इजाजत देते हैं तो अपने आप को हर्ट करने की बजाय अपने आप को कुड़ कुड़ के, और आप यानी 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में आप कहें मैंने सारी जिंदगी रो रो के गुजार दी, मेरी सारी जिंदगी यूं कर दी, तो उस वक्त पीछे मुड़ के आप देखेंगे आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तो उससे बेहतर यह है कि यू शुड हैव अ करेज टू एम्पुटेट द गैंग्रीनस पार्ट। ये मैंने 3 बातें कही। उसके बाद मैंने ये बात की, ये तो थी उस शख्स के मुतालिक जो कि वायलेंट है। दूसरी बात मैंने की कि अब उससे बेहतर एक और बात जो है वो ये है कि इस पूरे चक्कर के अंदर दूसरे पार्टनर आप खुद भी हैं, तो आपका जितना हिस्सा है उसमें वो मत डालिए और प्रॉब्लम्स को क्लियरली आइडेंटिफाई कीजिए। हो सकता है इस सारे के पीछे प्रिंसिपल बैड थिंग आपकी वजह से इनिशिएट हुई हो। मैंने एक बड़ा जबरदस्त पेपर पढ़ा आदतों को तब्दील करने के बारे में, उसमें मैंने एक टर्म सीखी, वो ये था, when we have got so many bad habits, please identify the principal bad habit। और जिसने वो किताब लिखी है उस किताब ने अपनी स्टोरी बताई है कि मैं इस तरह थी, मेरा ब्रेकअप हो गया, उसके बाद मेरा एक यानी बेटा था, उसने यूं कर लिया, वो हेरोइन एडिक्ट हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर मैं परेशान रहने लगी, फिर मैंने सिगरेट पीनी शुरू कर दी, फिर यूं कर दिया, फिर उस सारे ने मुख्तलिफ बिहेवियरल थेरेपिस्ट के पास गई, साइकेट्रिस्ट के पास गई। कहती एक दिन मुझे अचानक ख्याल आया, मैंने कहा देखूं कि इन बुरी आदतों में से सबसे बुरी आदत क्या है। तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि वो थी सिगरेट स्मोकिंग, और मुझे लगा कि सिगरेट स्मोकिंग आई कैन स्टॉप, एंड व्हेन आई स्टॉप दैट वाज द प्रिंसिपल बैड हैबिट जिसके ऊपर बिल्डअप हो रही थी बाकी। हमारी जिंदगी में जितने अजाब आए हुए हैं ना हमारे ऊपर, अगर अल्लाह ना करे अगर आए हुए हैं,
तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसकी प्रिंसिपल कोर पिलर क्या है जिसके ऊपर ये सारी इमारत खड़ी हुई है। तो बहुत दफा मेरे तजुर्बे में यह आया है कि एक शख्स बहुत खौफनाक आदमी था, बहुत बदतमीज आदमी था, बहुत रूड था, बहुत वायलेंट था, बहुत वल्गर था, लेकिन उसके पीछे जो प्रिंसिपल रीजन थी वो उस शख्स की वजह से हो रही थी जो कि उसका विक्टिम था, और उसको और वो प्रिंसिपल थिंग बहुत छोटी सी थी, बहुत ही छोटी सी थी। एक फैमिली सारे उसके अंदर काउंसलिंग के अंदर मुझे यह पता लगा कि सिर्फ पीछे से बात यह है कि वो बंदा कहता है कि जो मेरी अम्मी है ना, मेरी अम्मी के साथ मेरी बीवी बदतमीजी करती है, मेरी मां के सामने मेरी बीवी बदतमीजी करती है। एक्चुअली वो छोटी सी चीज एक प्रिंसिपल थी जिसकी बेस पर बात यहां तक पहुंच गई, मार थप्पड़ शप्पड़, और जो प्रिंसिपल कॉज थी वो ना उस खातून को पता था और ना उस बंदे को पता था। और जब वो हमने पूरा काउंसलिंग के थ्रू उसको निकाला, उखेड़ा सारा, तो पता लगा कि पीछे से प्रिंसिपल कॉज ये थी। और जस्ट इस चीज पर जब उसने ये कहा कि मैं आपको यकीन दिलाती हूं, आज से आपकी मां की मैं इज्जत उससे भी बढ़ के करूंगी जो मैं अपनी मां की करती थी। एंड सडनली बिल्डिंग एक दूसरे के ऊपर बिल्डअप होती रही और वो सारी चीजें बिल्कुल ब्लो आउट हो गई। तो इसलिए वो जो शख्स बहुत अपने लिए हमेशा अपनी अजियत को, अपनी तकलीफ को और उसको सेलिब्रेट करता रहता है, सॉरी सेलिब्रेट मैं ना थोड़ा सा स्टायरिंग टोन के अंदर कह रहा हूं, हर वक्त उसके अंदर ही रहता है और उस मिजरी को ही अपनी बेसिक पहचान बना के पूरी जिंदगी गुजार रहा है, जहां बैठता है अपनी मिजरी का ही किस्सा करता है। और लोगों, मैंने देखा है ये बात कि कई दफा ना डिप्रेशन आपकी आदत बन जाती है और मजलूम होना आपकी आदत बन जाती है और तकलीफें उठाने का मजा लेना आपकी आदत बन जाती है। और आदमी कहता है कि अल्लाह खैर करे यार, मैं कई दिनों से परेशान नहीं हुआ, पता नहीं क्या बात है, मैं आज क्यों एंजाइटी मुझे क्यों नहीं हुई। यानी आप इसको मजाक समझेंगे, लेकिन बाज़ औक़ात ये इंसान का रेफ्यूज बन जाता है। इसको साइकेट्री की टर्म में हुक फिनोमेना कहते हैं। जैसे हमारे घर में हुक लगी होती है ना, आप आके स्वेटर भी उतार दिया, कोट भी उतार दिया, हर चीज़ उतार दी, हमारे दिमाग में भी एक हुक होती है। तो बाज़ औक़ात जो लोग तकलीफ में, अजियत में किसी और की वजह से होते हैं, दे मेक इट हुक। मैं कैसे MBBS करता, मेरा तो बेटा ही ठीक नहीं था, मैं कैसे करता, मेरी तो बीवी ठीक नहीं थी, मैं कैसे और तरक्की करती, मेरा तो खामद ही ठीक, वो हुक हम बना लेते हैं। तो लिहाजा वो ठीक होता ही नहीं होता। हम कम से कम अपने अंदर देखें कि मैंने अपने अंदर तो कोई हुक नहीं बनाई हुई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस सारी बुरी कहानी के पीछे जो प्रिंसिपल बैड हैबिट है वो मेरी तरफ से इनिशिएट हो रही है कि नहीं हो रही। तो इस चीज को बहुत ही क्लियरली और देखना पड़ेगा। इसका क्या हल है, क्या टेक्निक है? ये जितनी बातें मैं आपको कर रहा हूं ना, मेरे लिए मुंह से निकालना बहुत आसान है, मेरे लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन मुझे इस बात का पूरी तरह इदराक है कि ये जिस पर गुजर रही हो उसके लिए तमाम बातों को कंसीव करके और परसीव करके उसके मुताबिक एक बिल्कुल होश में रहकर इसको कंडक्ट करना वाकई ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके अलावा कोई हमारे पास चॉइस नहीं है। तो बीच में पता नहीं क्या बात थी, मैं भूल गया। तो ये मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं, इसके लिए क्या करें। हाँ, ये मुझे याद आ गई बात। अब हम क्या करें कि जिसके जरिए मुझे क्लियर सिचुएशन डेवलप हो, पता लग जाए कि हमारे इस रिलेशनशिप के उसके अंदर प्रिंसिपल कॉस्ट क्या है। उसके लिए जो की स्किल हमें चाहिए ना, वन स्किल, उस स्किल का नाम है कम्युनिकेशन। आपको जिससे भी शिकायत है, चाहे जितनी लड़ाई है, चाहे जितना गुस्सा है, चाहे आपके दरमियान जितना भी डिफरेंस है, चाहे आपके IQ में बड़ा फर्क है, चाहे आप और दोनों एक पेज पर नहीं हैं, प्लीज नेवर क्लोज द डोर ऑफ कम्युनिकेशन। नेवर क्लोज द डोर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का बेस्ट हम कम्युनिकेशन करते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए टाइम की सिलेक्शन हमारी बहुत गलत होती है। मैं फिर वही एक ही मिसाल देता हूं। आप घर में बैठी थी, चूंकि बहनें ज़्यादा हैं तो इसलिए मिसाल, लेकिन ऑपोजिट भी हो सकता है। यानी मैं घर में कोई शख्स गया तो उसकी बीवी ने बहुत अजीब सा बिहेव करना शुरू कर दिया, या एक बेगम थी और खामद ने बड़ा अजीब सा बिहेव कर दिया, या आपके बेटे ने बहुत अजीब सा बिहेव करना, या आपकी बहन ने ऐसा करना शुरू कर दिया, आपके बॉस ने ऐसा किसी ने भी अजीब सा बिहेव करना शुरू कर दिया। टोटल वो वायलेंट था, बहुत खतरनाक था। कम्युनिकेशन के लिए ये सबसे बुरा टाइम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसी टाइम के ऊपर कम्युनिकेट करना, ये जो तुम कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम क्यों कर रहे हो,
तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो तुम मेरे साथ, दिस इज अ वेरी बैड टाइम फॉर कम्युनिकेशन। और उसकी साइंटिफिक रीजन है, उसकी साइंटिफिक रीजन ये है कि जिस वक्त हम एंगर में होते हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, हम अपने मिड ब्रेन से सोच रहे होते हैं। मिड ब्रेन के अंदर वो रिसेप्टर्स मौजूद ही नहीं हैं जो आर्गुमेंट को सुन सकें, जो हमारी पास्ट मेमोरी को क्लियरली यूज कर सकें, जो हमारी इमेजिनेशन को क्लियरली यूज करें, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को इस्तेमाल कर सकें। ये तमाम चीजें उस इमोशनल ब्रेन के अंदर मौजूद ही नहीं है। आप कह रहे हैं इस बोतल में से निकले कोई सरसों का तेल, इसमें है ही नहीं, इसमें पानी निकलेगा, है ही नहीं इसके अंदर। तो हमारे जब ये प्रॉब्लम होते हैं ना सारे, तो अब एक एक करके मैं चीजें बता रहा हूं। आई होप कि आपके जहन के अंदर वो यानी स्टेप वाइज अंदर पाइल हो रही हैं। मैं आखिर में समराइज भी करूंगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इस सारी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को समझने के लिए जो बेस्ट स्किल है वो कम्युनिकेशन है। और कम्युनिकेशन के लिए सबसे अहम चीज उसकी टाइमिंग है। जिस वक्त हॉट एनवायरनमेंट होगा उस वक्त वो वाला ब्रेन जो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है वो ओपन ही नहीं हुआ। तो आप उसके अंदर बारिश जितनी मर्जी बरसा दें, जिस प्याले में पानी डालना चाहते हैं उसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट पड़ी हुई है। तो बारिश तो बहुत, अब कुरान की आयतें सुना लें, हदीसें सुना लें, आप उसकी मिन्नत कर लें, आप उसके पैरों को हाथ लगाएं, आप उसके मैं बताओ मैंने क्या कसूर किया है, बताओ मेरी क्या, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए कि वो बारिश तो हो रही है मगर बकौल फैज के ना, वो जिस तरह बंद दरीचों पे गिरे बारिश संग, जैसे वो एक मिसरा है उनका। तो लिहाजा कम्युनिकेशन का बेस्ट टाइम ये है कि जब वो रेज वाला टाइम गुजर जाए। उसके लिए मिनिमम टाइम तो 30 मिनट होता है। अमूमन 30 मिनट के बाद जितने गुस्से वाले हार्मोन्स हैं उनकी हाफ लाइफ शुरू हो जाती है। आपने खुद भी देखा होगा कि जो लोग बहुत गुस्से में गालियां दे बक रहे हों, शोर मचा रहे हों, आधे घंटे के बाद वो कहना शुरू कर देते हैं कि यार पता नहीं मैं क्यों ऐसे गुस्से में था, पता नहीं यार मैंने क्या बात कह दी। उसके बाद आप इंतजार, उस वक्त उसको बियर करें, मुस्कुराते रहें, कहते रहें। आपका जो बहुत करीबी रिश्तेदार है ना, मैंने तो जब भी देखा है, मेरा बेटा है कभी वो गुस्से होता है थोड़ा सा कभी किसी बात पर, बस बहुत मोहब्बत करता है, तो उस वक्त मेरा सिर्फ उस गुस्से में आर्गूमेंट मैं नहीं करता, मैं उसको सिर्फ एक जवाब, अब तो खैर कभी ये वाक्य काफ़ी अर्सा हुआ नहीं, तो मैं सिर्फ ये कहता था कि यार एक बात बताऊं, तुम गुस्से में खूबसूरत बहुत लगते हो। वो फिर अग्रेसिव होता था, यार मैं एक बात बता रहा हूं तुम्हें कि तुम्हारा जो गुस्से का स्टाइल है ना, ये स्टाइल बड़ा कमाल का है। अच्छा, उस वक्त आप बेसिकली उसको हाँ या ना नहीं कह रहे होते, तो लेकिन आप उस 25, 30, 40 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे के अंदर कम्युनिकेशन ना करें। दैट इज द बैड टाइम टू कम्युनिकेट। वो बैड टाइम गुजरेगा और फिर एक फेज ऑफ गुड टाइम आएगी जिसमें आप थोड़े से, हो सकता है आपके इतने ताल्लुकात खराब हैं कि कभी भी आप बहुत इंटीमेट उसमें ना आते हो, लेकिन एटलीस्ट आउट ऑफ रेज एक बात आए, अब आप कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन का मतलब बताना नहीं होता। एक हमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि आए मैं आपसे कम्युनिकेट करूं, हां मैं आपको बताऊं कि आप बहुत बुरे आदमी हैं। कम्युनिकेशन का मतलब बताना नहीं होता, कम्युनिकेशन का मतलब समझना होता है। जब वो हालात सारे हो गए, उस दिन आप आए थे, आपने आके बर्तन तोड़ा, आपने मुझे गाली दी, आपने ये किया, मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। प्लीज़ आप मुझे समझाएं, आपको किस बात पर गुस्सा आया, मैंने क्या ऐसी गलती की, मुझे प्लीज़ आप समझाएं। ये है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज एक्टिव लिसनिंग विद अ व्यू टू अंडरस्टैंड। अगर हम ये करने लग जाएंगे तो आप देखिएगा कि बहुत सारी जो गुत्थियां हैं उलझी हुई, वो सुलझना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए बड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये एल्गोरिदम है इसका। और आखिर में मैं आपको आखिरी जो इस सिलसिले में बात है वो करना चाहता हूं। ये सब कुछ कर लेने के बाद 2 काम और करने हैं। अगर वो वायलेंट करने वाला आपका प्यारा है, आपका इंटीमेट रिलेशन है, नुकसान भी उसने आपको बहुत पहुंचाया है, फिर भी अगर आप वाकई हालात को चेंज करना चाहते हैं
आप अपने दिल में उसके बारे में नफरत ना लेके आए। ये मैंने आखिर में बड़े धीमे से बड़े डर के ये बात कही है, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा मुमकिन नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन हो गया, मैं आपको अपने ज़ाती तजुर्बे से हक़्क़ुल यकीन से ये बात बताता हूँ कि चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। उसके बारे में अपने दिल के अंदर अगर आप हमदर्दी ले आएँ और उसको एक मजबूर इंसान समझें, उसको एक ऐसा शख्स समझें जिसकी टांग टूटी हुई है इसलिए लंगड़ा के चल रहा है, वो लंगड़ा के चलने की वजह यह है कि उसकी टांग ही नहीं है बेचारे की, तो इस अपने दिमाग को इस पैराडाइम में अगर आप ले आएंगे तो इसके एविडेंस, मेरे पास कोई ऑब्जेक्टिव एविडेंस तो शायद ना हो कि मैं कुछ साइंटिफिक बेस पे करूं, अलबत्ता मौलाना रूम की हकायात से मेरे पास आपके इसका एविडेंस ज़रूर मौजूद है। उनका ये ख्याल है कि जब हमारे दिल में एक बुरा एहसास पैदा होता है तो हम कॉन्शियस एफर्ट से उसको चेंज कर सकते हैं, और जब वो बुरा एहसास ख्याल की शक्ल में आ जाए तो हम ज़ोर लगाकर उस ख्याल को भी चेंज कर सकते हैं। और अगर हम बुरे अल्फाज मुंह से निकाल रहे हैं तो हम अपने गलत अल्फाज पर भी रुक सकते हैं। अगर हमारी आदत बन गई ये करने की, हम अपनी आदत को भी रोक सकते हैं। लेकिन ये आदत मुसलसल हम करते रहे तो हमारा जो रवैया या बिहेवियर बने, हम उसको भी वापस रिवर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रवैया हमारी पर्सनैलिटी बन गया, हमारी सरिश्त बन गया, फिर इसको वापस लाना बहुत मुश्किल है सवाए एक टेक्निक के, और उस टेक्निक का नाम है अनकंडीशनल लव। जो बंदा इतना बिगड़ा हुआ है, अगर आप उसके साथ हिम्मत करके उसके बारे में अपने दिल से नफरत को निकाल के हमदर्दी डाल सकें, उसकी मजबूरी को समझते हुए, उसकी इनकैपेसिटी को समझते हुए, उसकी इनकैपेबिलिटी को समझते हुए, मैं बहुत डरते डरते ये कह रहा हूँ क्योंकि मुझ शायद यानी ये बहुत आसान हो कहना, कभी कभी करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम इस करने पर कायल हो गए तो मैंने मौलाना रूम से ये सीखा है कि अनकंडीशनल लव से इवन पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है। ये बात और आखिरी बात, ये सारा कुछ करके मैं वो सारा कुछ 2 मिनट में दोबारा रिवाइज कर दूं ताकि एक ना हमारे जहन के अंदर वो स्टेप वाइज समझ में आ जाए। अगर कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में है जो बहुत वायलेंट है मगर है आपका करीबी अजीज़, पहला काम तो मैंने ये कहा है कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि उसका प्रॉब्लम बिहेवियरल है या साइकेट्रिक है, क्योंकि ट्रीटमेंट दोनों की डिफरेंट है। दूसरा मैंने ये कहा कि उसको ठीक तब किया और उसको ठीक इस तरह से किया जा सकता है। कुछ आवाज़ आ रही है बहुत जी, प्लीज अपना माइक बंद कर दें। और उसको ठीक दोबारा से मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि वो फ्लो ना टूट जाए। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है जो कि है तो हमारा बहुत करीबी मगर उसका एटीट्यूड, रवैया हमारे साथ बहुत वायलेंट है, हमें पहले समझना पड़ेगा उसका बिहेवियरल प्रॉब्लम है या साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। साइकेट्रिक प्रॉब्लम बगैर दवाइयों से ठीक नहीं होगा। बिहेवियर का मतलब है वो बिगड़ा हुआ शख्स है, इसके लिए बिहेवियरल थेरेपी की ज़रूरत होगी। ये ठीक तब हो सकता है अगर वो खुद माने। उसके खुद को मनाने के लिए हमें किसी मेंटर की तलाश करनी चाहिए जिसके साथ उसका एक मान का, ट्रस्ट का रिलेशनशिप हो। अच्छा, ये बात। और अगर फर्ज करें ऐसा मुमकिन नहीं है तो बाज़ औक़ात हमें ज़िंदगी में ये फैसला करना पड़ेगा कि मैं इसके साथ नहीं चल सकता। उसके सिलसिले मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हैंडीकैप्स हो सकते हैं, लिमिटेशंस हो सकती हैं। ख़ास तौर पे मैरिड ख़वातीन के लिए इकोनॉमिक लिमिटेशंस होती हैं। ये तो है उस शख्स के बारे में हम क्या कर सकते हैं। अपने बारे में हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले बात यह है कि हम वो देखें कि इस सारे में मेरा कितना हिस्सा है। हो सकता है आपका हिस्सा बहुत बहुत कम हो, लेकिन आपका जितना भी हिस्सा है मेहरबानी करके अपना हिस्सा उस कारोबार से बाहर निकाल लें। दूसरा, मैंने आपको ये अर्ज़ की है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आए, आप अपने आप को ट्रेंड इस तरह करें कि आप इमोशनली हर्ट ना हो। यह मुमकिन है। कोई शख्स मुझे गालियां दे रहा है, यह मुमकिन है कि मैं कहूं ऐसे पागल है और मैं बिल्कुल उस पर कोई रिएक्ट ना करूं और अपना काम करता रहूं। यह मुमकिन है, लोगों ने इसको किया हुआ है। आप इमोशनली हर्ट ना हो, दूसरी बात। और तीसरी बात मैंने ये कही है कि इस सारे के अंदर एनालाइज करने की कोशिश करें कि प्रिंसिपल, उसकी जो जड़ है, उसकी जो बीज है इस सारे प्रॉब्लम का, वो बीज क्या है। और अगर हमें उस बीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आखिरी बात मैंने आपको ये कही थी। इसके बाद
जो अगली बात यह है कि हम, आखिरी बात क्या कही थी? हाँ, और आखिरी बात यह है कि इस बीज को ढूंढने के लिए जो बेस्ट टूल है वो कम्युनिकेशन है। लेकिन कम्युनिकेशन के लिए दो बातें थी। एक तो कम्युनिकेशन की टाइमिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। जब बिल्कुल अमन है, मर्जी का खाना घर में पका हुआ है, सारे म्यूजिक लगी हुई है, सारे लोग आराम से बैठे खाना खा रहे हैं, दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर कम्युनिकेशन। एंड दैट कम्युनिकेशन इज अगेन इंटेलिजेंटली प्लान्ड इन सच अ वे दैट द अदर पर्सन नोज कि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या हुआ, और दिल से आप वाकई ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, गाली देना तो अच्छी बात नहीं है, आपने गाली दी, मैं समझना चाहता हूं कि क्यों गाली दी, ये है कम्युनिकेशन। और दूसरा मैंने आपको ये अर्ज किया है कि आखिरी बात थी, और उससे बाद एक और बात है, वो मैं इसलिए एंड में रखी। वो आखिरी बात ये थी कि किसी तरीके से अगर मुमकिन हो तो ऐसे शख्स की नफरत दिल से निकाल के, क्योंकि जब हमारे दिल में नफरत होती है ना, हम उस नफरत छुप नहीं सकती, वो बदबू की तरह होती है। तो हम जहां भी बैठेंगे ना तो हम उसके बारे में बात करना शुरू कर देंगे। मैंने ये देखा, खवातीन जो है ना अपनी नौकरानियों को भी बताना शुरू कर देंगे तेरे भाईजान बहुत बुरे आदमी हैं। मोहल्ले वाले सबको पता होगा कि इसका बहुत बुरा है, दोस्तों को सबको पता होगा, हर एक को पता होगा, हर एक को पता होगा, हर एक को पता होगा। अच्छा, अब वो एक पूरा ऑरा ही एक क्रिएट हो जाएगा नेगेटिविटी का इर्द गिर्द। तो इसलिए, लेकिन अगर आपके दिल में किसी के बारे में हमदर्दी है, किसी के बारे में दिल में मोहब्बत है, और मुझे इस बात का एहसास है कि ये इतना आसान नहीं है, जिस शख्स ने आप पर इतना जुल्म किया हो उसके बारे में मोहब्बत करनी बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कि अगर किसी तरीके से ये डेवलप हो जाए तो मौलाना रूम कहते हैं कि मोहब्बत के ज़रिए से इवन पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है। और सबसे आखिरी बात कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत दी है, ये सब कुछ कर लेने के बाद आप खुलूस से उसके लिए दुआ भी करें और अल्लाह से दुआ मांगें, और दुआ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करें। दुआ की रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि वो शिकायत ना हो, एक्सेप्टेंस हो, अपने आप को सबमिट करना हो कि ऐ अल्लाह, ये मैं हूँ, ये मेरी कोपिंग एबिलिटी हैं, ये मेरी ताकत है, ये मेरा मेंटल स्टेट है, ये मेरी गलतियाँ हैं, ये मेरी कोताहियाँ हैं, मैंने अपने आप को तेरे हवाले किया, मेहरबानी करके मुझे संभाल ले। बस अल्लाह मियाँ को विश लिस्ट ना दी जाए, अल्लाह मियाँ को एक लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस ना दी जाएं, या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह। मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं कोई रिलीजियस आलिम नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए ये बात कह रहा हूँ। कई दफ़ा मस्जिद में जाते हैं ना, मौलाना साहब लंबी लंबी दुआ मांगते हैं, खुद भी हम मांगते हैं। मैं जब उसको देखता हूँ तो दुआओं को दो में डिवाइड कर सकते हैं। आधी दुआएं जो होती हैं वो अल्लाह मियाँ के लिए ना, अल्लाह पाक के लिए ना एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल होता है कि आप ऐसा करें, कल जो है आप काफिरों को शिकस्त दे दें और मुसलमानों को तरक्की दे दें। दूसरा, आप ये करें कि पाकिस्तान से ये गुर्बत हटा दें। तीसरा, आप ये करें, कोरोना खत्म करें ना, ये आपने क्या कोरोना शुरू किया हुआ है, खत्म करें। चौथा, आप ये करें। तो एक तो अल्लाह मियाँ के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं अल्लाह पाक के लिए। दूसरी अपनी विश लिस्ट होती है, या अल्लाह मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता मिल जाए, या अल्लाह जो मेरा बॉन्ड निकल आए, या अल्लाह मैं पब्लिक सर्विस का इम्तहान दिया मुझे पास हो जाए। यानी एक हमारी विश लिस्ट होती है और एक हमारी अल्लाह मियाँ के लिए कुछ थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, थोड़ी गाइडलाइंस आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि ये दुनिया का जो ना फ़लस्तीन का जो है निज़ाम कुछ काफ़ी अरसे से माज़अल्लाह अल्लाह पाक से ठीक नहीं चल रहा, तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे चलेगा। इसमें दुआ कहां है? दुआ तो सबमिट करना है। दुआ प्रेयर से ज्यादा अहम प्रेयरफुलनेस है, इबादत से ज्यादा अब्दियत है अहम चीज। तो इस सारे मामलात जो बिगड़े हों उसके सामने अब्द बन के अपने आप को बिल्कुल पैरों पे गिरा दे और गिरा के कहे, मुझे नहीं पता, तेरी मर्जी है, मैं तेरे सामने पेश करता हूं, मुझे कुछ अपना भी नहीं पता, मुझे पता भी नहीं मैंने क्या मांगना है, तो मेहरबानी कर। तो मेरे ख्याल में ये एक आउटलाइन है पूरी, इसको हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर फॉलो करें, बाकी अल्लाह के हाथ में है। बाज़ औक़ात सब कुछ कर लेने के बावजूद भी निज़ाम ठीक नहीं होता, तो इसीलिए तो दुनिया के अंदर अभी तक दुनिया को जन्नत का गहवारा नहीं बन सकी। जी, एक मेरा सवाल है जी, एक किसी और का सवाल है। जावेद, बात यह है कि बहुत दफ़ा हमें मालूम भी होता है कि हमें क्या परेशान कर रहा है। फर्ज करें कि अच्छा भला खानदान है, मियाँ बीवी है, बच्चे हैं, ऑल ऑफ अ सडन मियाँ बीवी में या बीवी मियाँ में डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं। इट्स नॉट दैट कि उनको घर में कोई चीज बग कर रही है, आदमी को या कोई औरत पसंद आ गया या औरत को कोई और आदमी पसंद आ गया, एजिटेट भी हो रहे हैं, लेकिन आपस में वो उसको आर्टिकुलेट करना भी नहीं चाहते और निजात भी चाहते हैं। तो अगर उसको टेबल पे रखा जाए फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा ना, फिर तो लड़ते मरते जो गुजर रही है वो भी नहीं गुजरेगी। तो उसको फिर आर्टिकुलेट फिर क्या किया जाए?
एक और सवाल भी है, पहले ये प्लीज एड्रेस ये जो पर्टिकुलर ये वाला इंसिडेंस है ना कि जिसमें एक वाइफ किसी और मर्द में इंटरेस्टेड हो गई है और मर्द किसी और औरत में इंटरेस्टेड हो गया है, ये तो काफी ज्यादा, अगर वो वाकई ही उस औरत एक और मर्द में इंटरेस्टेड हो गई है, वाकई हो गई है, तो वो पहले अपने खामत को कहें कि मेहरबानी करें मुझे इजाजत दें क्योंकि मैं किसी और मर्द में इंटरेस्टेड हो गई है। जब हम ये कहते हैं ना कि टेबल पे रखेंगे तो लड़ाई होगी, इसका तो मतलब है कि वो बैक वक्त दो कश्तियों में पैर रखना चाहता है। तो ये तो बेसिकली करेक्टर से मुराद मेरा अखलाकी करेक्टर की बात मैं नहीं कर रहा, यानी उसकी जो एक मॉरल स्ट्रेंथ की वीकनेस है। मैं इस बात को बुरा भी नहीं कह रहा कि किसी और मर्द में वो इंटरेस्ट हो गई, ये मैं कोई फतवा इसके ऊपर नहीं दे रहा, लेकिन अगर वो फर्ज करें किसी और मर्द में इंटरेस्टेड हो गई है तो फिर इंटरेस्टेड होने से पहले उसके अंदर एक करेज होनी चाहिए कि अपने बंदे को कहे कि भाईजान सॉरी मेरे मुंह से निकल गया कि भाई अब मुझे खुदाफिज मुझे इजाजत दें क्योंकि मैं एक और शख्स में इंटरेस्टेड हो गई, ठीक है। और यही मर्द वायलेंस के ऊपर ये बात बनती है ना जी। तो अब ये देखिए, ये तो एक फर्द की तरबियत से इसका ताल्लुक है कि हम कहां तक तरबियत, इस बारे में एक बहुत जबरदस्त बात मैंने सीखी है सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब से, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं कराची में। वो ये कहते हैं कि भाई हमारे जो है ना घरों के अंदर और बच्चों में भी और एडल्ट्स में भी एक मौजू पर कभी बात नहीं होती, वो मौजू है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन नफ्स एंड फहम। अल्लाह ताला ने हम सबको नफ्स दिया है, नफ्स मीन प्लेजर सीकिंग माइंड दिया है, हम प्लेजर, देखिए मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, मुझे प्लेजर मिल रहा है, आप यकीन करें मुझे बहुत प्लेजर मिल रहा है, लेकिन ये अच्छा प्लेजर है। मुझे अभी ख्याल आया कि मुझे जिम में जाके एक्सरसाइज करनी है तो मुझे प्लेजर मिलेगा, मगर ये अच्छा प्लेजर है। तो प्लेजर हासिल करना कोई बुरी बात नहीं है, जिसको हम नफ्स कहते हैं। तो नफ्स, लेकिन हर नफ्स की ख्वाहिश के आगे एक फिल्टर होता है, लगाना पड़ता है, जिसको कहते हैं फहम, जिसका मतलब है अकल, कि जो मैं करने जा रहा हूं इसके करने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। ये बात अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में और दुनिया के अक्सर माशरों में ना पेरेंटिंग में मौजूद है, ना स्कूल में मौजूद है, ना मुआशरे में मौजूद है। इसलिए फर्द जो है वो लस्ट ओरिएंटेड है, लिहाजा कोई किसी में इंटरेस्टेड होता है, मैं खाने की बात करता हूं, मैं कहीं जाने की बात करता हूं, सिर्फ मैं मैट्रिमोनियल रिलेशन की बात नहीं कर रहा, जिंदगी के किसी भी फेज के अंदर जो इंसान की बेसिक जिबिल्लत लस्ट या मजा या निशात, उसको हासिल करने की जो एक ख्वाहिश है, एक तरबियत के निज़ाम के अंदर यह होना चाहिए कि जब भी हमारे अंदर वो ख्वाहिश उठेगी हम उसको फहम के फिल्टर में से गुजारेंगे। अगर फहम ने के सुराखों से वो छोटी हुई तो वो गुजर के परली तरफ चली जाएगी, तो हम उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। अगर वो फहम हमारा मजबूत हुआ तो फहम उसको रोक लेगा। ये काम, और ये अगर हमारी बचपन में नहीं हुई तो हम एज एन एडल्ट भी इस तरबियत को हासिल कर सकते हैं कि नफ्स और फहम के रिलेशन को। मेरा ख्याल है टाइम हो गया है, और एक सवाल है प्लीज। जी प्लीज। जी राहिला। जी सर, राहिला बात कर। जी राहिला। जी सर, अभी आपने कहा था इमोशनली हर्ट आप ना हो, ये कैसे पॉसिबल है सर? अगर वो सारी सिचुएशन हो तो फिर इमोशनल कैसे स्ट्रांग हो? इसके लिए क्या एक्सरसाइज होगी, क्या होगा जो सिचुएशन भी सामने हो रही हो और जी आप इसकी जी मैं देखूं अभी एक मैच हो रहा हो क्रिकेट का, आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं राहिला? नहीं सर, सॉरी। अच्छा चले आपने सुना तो होगा इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता है, जी सर, होता है ना, इतना तो है। सड़कें वीरान हो जाती हैं, लोग स्कूल नहीं जाते, लोग कॉलेज नहीं जाते। और मेरा एक कजन है शौकत, उसका नाम है, पता नहीं वो सुनना नहीं, तो वो ये जब क्रिटिकल मैच होता था ना तो वो दरवाजे से बाहर चला जाता था और अंदर से झांक के टीवी पे हल्का सा देख लेता था पीछे कि मैं देख नहीं सकता कि इस बॉल पे कहीं विकेट तो नहीं गिर जाएगी। यानी इतना वो इमोशनली चार्ज हो जाता था, क्योंकि वो अपने आप को अटैच फील करता था इससे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच से। अच्छा, एक बड़ा टेंस मैच हो रहा हो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का, तो हम आराम से देखते रहेंगे, हम चौका लगा तो तब भी ताली बजाएंगे, विकेट गिरी तो फिर भी, वी विल बी इंजॉइंग द क्रिकेट। अच्छा, अब इसको, जैसे मैं बार बार ये बात मैंने 6 दफा कही है कि मेरे लिए कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इट इज डूएबल। अगर हम जिंदगी को एक क्रिकेट मैच की तरह देखें जो कि वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के दरमियान हो रहा है, तो हम इमोशनली उससे डिटैच हो जाएंगे। देखें, एक आपने तो किसी को गाली नहीं दी, आपने तो किसी के साथ बुरा सलूक नहीं किया, एक और शख्स है, मैं मिसाल दे रहा हूं, आपका बेटा है, मेरा, यानी मैं अपनी बात करूं, मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है, मेरा कोई दोस्त है, मेरा कोई सबॉर्डिनेट है, वो कर रहा है, वो बहुत,
लेकिन मैं तो नहीं कर रहा। अगर मैं नहीं कर रहा, मुझे क्यों सजा मिले? जिस शख्स ने जोर जोर से शाउट किया है और बदतमीजी की है, उसने की है ना, और उसने गलत काम किया है, तो इसकी मुझे क्यों सजा मिले? इसकी अंडरस्टैंडिंग कोई एक्सरसाइज नहीं है। गौर करके सोचना कि ये शख्स जो इतना चीखें मार रहा है, जोर से कर रहा है, बर्तन तोड़ रहा है, मैंने तो कुछ नहीं किया। दैट इज हिज प्रॉब्लम, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, दैट्स इट। लेकिन अगेन मैं कहता हूं ये आसान नहीं है, लेकिन मश्क करने से आसान हो जाता है। अल्लाह करे आपके ऊपर कभी इस तरह के अल्लाह ताला अल्लाह करे हम सारे के सारे ना इस बात से महफूज रहें कि हमारे बच्चे, हमारे स्पाउस, हमारे बहन भाई, उनके साथ हमारा बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप हो। अल्लाह करे, आई एम श्योर कि ये सारी बातें हम किसी अपने लिए नहीं कर रहे और हम सब की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। लेकिन अगर फर्ज कर, जाहिर है हमारी फैमिली में, हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा हो, तो मेरा यही होगा कि इस बात को मश करके सोचें कि इसमें मेरा तो कसूर ही नहीं है। जब मेरा कसूर नहीं है तो मैं इसकी सजा अपने आप को क्यों दूं? एक शख्स ने मुझे गाली दी, मैंने फौरन हाथ लेके अपने मुंह पे थप्पड़ मार दिया। आप इस बात पे हंसेंगी, तो एक्चुअली हम थप्पड़ ही तो मार रहे होते हैं अपने आप को। मतलब बदतमीजी कोई और कर रहा है, मुंह पे थप्पड़ मैं अपने मारी जा रहा हूं। तो हमें जब ये समझ में आ जाएगा तो हम मुंह पे थप्पड़ मारना छोड़ देंगे। और ये वाली जो मिसाल मेरे ज़हन में अचानक आई है, एक जिंदगी एक मैच है जो वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के दरमियान है। जस्ट एंजॉय द गुड क्रिकेट। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब पिछली रिकॉर्डिंग भी नहीं आई, वो डालनी थी उसमें। जी मैं इंशाल्लाह कुछ कोई पूछना चाह रहा है। नौरीन कोई पूछना चाह रहा है। जी आलिया। जी आलिया बात कर। ओ आलिया क्या हाल है? मैं ये कहना चाह रही, ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, कहना चाह रही हूँ सॉरी, कि अगर एक सेशन आप इसके ऊपर एक्सक्लूसिवली रखें कि जब विक्टिम एक बच्चा होता है घर में, तो वो ये सब कुछ, एक एडल्ट के लिए विक्टिम होना डिफरेंट है, एक हस्बैंड एक वाइफ के लिए डिफरेंट है, हर रिलेशन में विक्टिम होना एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी को इनवाइट करता है। और लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारे लिए बात परेशानी और दुख की होती है वो उस वक्त जबकि बच्चा विक्टिम होता है घर में और बाप एब्यूसिव होता है। तो उस वक्त माँ का क्या रोल होना चाहिए? वो उस बच्चे को उस एब्यूज से किस तरह से बचा सकती है, किस तरह उस सारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर सकती है? क्योंकि दिस इज अ वेरी डायर सिचुएशन। जब एक बच्चे के दिमाग पे ना तो वो उस घर को छोड़ के जा सकता है, ना माँ उसको लेके कहीं और जा सकती है। तो दिस हैज टू बी डिस्कस्ड। आई थिंक इफ यू कैन प्लीज कीप अ सेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट। नहीं मुझे 1 मिनट दे दीजिए आलिया, मैं इसको एक मिनट आलिया को रिस्पॉन्ड कर दूं, 1 मिनट कर दूं, बाकी लंबी बात कर लेंगे। देखिए, जब हम पेरेंटिंग पढ़ते हैं ना, उसके पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं। उन पेरेंटिंग स्टाइल्स में से एक बड़ा खतरनाक पेरेंटिंग स्टाइल होता है जिसको बाइपोलर पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं, जिसमें मदर इज अ गुड कॉप, फादर इज अ बैड कॉप। और उसकी सबसे बड़ी निशानी होती है, आ लेने दो तुम्हारे अब्बू को, जरा अपने अब्बू को जरा तुम्हारे अब्बू आ जाएं, जरा वो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ेंगे। अब ये मां बेसिकली प्ले कर रही है गुड कॉप कि भाई गलती तो तुम्हारी मैंने डिटेक्ट की है, लेकिन मैं तो बहुत अच्छी हूं, मैं तो तुम्हारी चमड़ी नहीं उधेड़ती। हाँ, वो जल्लाद आ जाए बैड कॉप तो मैं तुम्हारी चमड़ी उससे उधड़वाती हूं। ये जो आपने आलिया बात की ना, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, मैंने बिल्कुल आपकी एग्जांपल सही है। दिस हैपेंस इन मेनी फिल्म। अच्छा, जो मैं बात प्लीज हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। 8 बजे से गेस्ट सब वेट कर रहे हैं, समधी आए हुए, मुझे जाना है, प्लीज। आई एम स्टक इन द रूम। ओके फाइन, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे और इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। बात सुनते सुनते फैसला किया, जाके मैंने वरा से सॉरी कर दिया। आज मैंने उसके साथ बदतमीजी की। वो बस कम्युनिकेशन की बातें करते करते ना, दुआ जो है ना, दुआ बड़ा जबरदस्त टूल है। आजे दुआ सर, बड़ा हम बात कर रहे हैं कि दुआ जो है ना जबरदस्त टूल है। वो तो रिकॉर्डिंग तो उधर से हो रही थी, कोई बात नहीं, ऑन है तो ऑन ही रहने दो, कोई बात नहीं। दुआ जो है ना वो बड़ा जबरदस्त टूल है। दुआ आपकी इंटरनल मोटिवेशन भी है, एक्सटर्नल मोटिवेशन भी है, स्पिरिचुअल मोटिवेशन भी है। जो लोग फेथ पे मानते हैं, बिलीव करते हैं, वो ये कहेंगे कि दुआ मांगने से अल्लाह की मदद उतर आई। जो लोग साइंस एंड लॉजिक पे बिलीव करते हैं, इस तरह की बात करते हैं, वो नहीं करते।
उनके लिए इतनी जबरदस्त इंटरनल मोटिवेशन है ना दुआ, जिसका कोई शुमार नहीं। ठीक है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं ना, वो चीजें हाँ, वैसे होनी शुरू हो जाती उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तौर से कह लें। लेकिन दुआ मांगते वक्त आपकी कैफियत क्या है, ये बड़ी जरूरी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि दुआ मांगते वक्त ना, मतलब मैं कुछ रिलीजियस उसमें नहीं करता, मुझे पता नहीं है मजहब का इतना, अपनी कंजम्पशन के लिए जितना है वो पता है कि मैं कुरान पाक जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसको फ़हम के साथ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखने की कोशिश करता हूँ, और शरीयत के जो मोटे मोटे उसूल हैं। तो इसलिए मुझे इस बात को कुछ रिलीजियस फतवा ना समझिएगा किसी किस्म का, अल्लाह मुझे माफ़ भी करे। देखिए बात ये कि जो हम दुआ मांगते हैं ना, तो आप कभी भी देखें मस्जिद में लंबी दुआ हो रही होती है ना, लंबी दुआ हो रही होती है, या आप घर में भी दुआ मांग रहे होते हैं, कहीं किसी महफिल में बाज़ का बावाज़ बुलंद दुआ होती है, उस दुआ को आप गौर से देखें, उसको आप दो में डिवाइड कर सकते हैं। आधी दुआ ये होती है कि अल्लाह मियाँ को आप ना इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि किन किन चीज़ों में ना आप थोड़ा सा ना मेहरबानी करके ज़रा इम्प्रूव करें। अस्तग़फिरुल्लाह, इम्प्रूव। मसलन फ़लस्तीन में काफ़ी अरसे से ना आपने अस्तग़फिरुल्लाह कि वो ना थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए वहाँ की सूरत हाल, वो आपने काफ़ी अरसे से यहूदियों को वो किया हुआ है, तो मुसलमानों को फतह दें। दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना फैला हुआ है ना, ये इसको पता नहीं क्यों फैला दिया आपने, इसको ख़त्म करें। ठीक है, तीसरा आप ये करें कि ये जो फ़लाँ काम होने वाले हैं ना सारे, वो आप करें। और जो दूसरा सेट ऑफ दुआ का दूसरा होता है, वो आपकी अपनी जो नाआसूदा ख्वाहिशें होती हैं। या अल्लाह मेरे बेटे को मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाए, या अल्लाह मेरी प्रमोशन हो जाए, या अल्लाह मेरे पास घर नहीं है, अल्लाह करे मुझे घर बन जाए, या अल्लाह मेरी बेटी का अच्छा सा रिश्ता मिल जाए, या अल्लाह, वो आपकी अपनी डिज़ायर्स हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये ना मांगें, हदीस शरीफ का मफहूम है जूते का तस्बा भी टूटे तो अल्लाह से मांगें, राइट। वो ये बताने के लिए कि तौहीद आपके जहन में सही तरीके से आ जाए, ये बताने के लिए वो बात है कि आप हर चीज़ की तवक्को और किसी मखलूक से उसकी तवक्को ना रखें। इस हदीस के अंदर ये है। लेकिन इस सारे में जो मैंने आपको दो सेट बताए, इसमें प्रेयर किधर है? प्रेयर का मतलब है प्रेयरफुलनेस, अंदर से आप, इबादत का मतलब है अबदियत। आप पैरों पे गिर गए, आपने कहा मैं कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ पता भी नहीं है, मुझे अपना फायदा भी नहीं पता, मुझे अपना नुकसान भी नहीं पता, जो मैं सोच रहा हूं पता नहीं ठीक है भी कि नहीं, और तुझे सब कुछ पता है, मैं तेरा ही तो हूं, तो मैं जो भी हूं मैं तेरे पैरों में बैठा हूं, बस। इसके बाद अब क्या करना चाहिए? बादशाह के दरबार में जाएं और जाके बादशाह के साथ आप बादशाह को आप आर्गूमेंट करने लग जाएं बादशाह के साथ। बादशाह को अच्छा बादशाह को ना एहसान दिलाना चाहते हैं, हमने पहले यूं किया, हमने यूं किया, हमने यूं किया, एहसान दिलाने लग जाएं। When you are standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala, just shut up. Who are you? Sorry. I mean, just shut up. चुप करके खड़े हो जाओ ना यार, चुप करो, चुप। किसके सामने खड़े हो? अपनी हैसियत देखो क्या है, चुप कर जाओ बस। पता है उसको यार, चुप करके हाथ डाल खड़े हो जाओ, चुप, बस सबमिट कर दो उसको सामने। तो ये मेरा ख्याल है। तो हमें, लेकिन मैं अगेन ये कोई, मैं आपको मजहबी फतवा नहीं दे रहा, इसको मेहरबानी करके किसी रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में ना समझे। मैं ज़ाती तौर पर ना तो ये समझता हूँ कि मैं अल्लाह के सामने अपने आप को पेश कर देना चाहिए, और पेश करके जो है मुतमईन हो जाना चाहिए कि अब मैं सेफ हूँ। जैसे बच्चा नहीं आके माँ की गोद में बैठ गया, आंखें बंद करके, बस अब मैं माँ की गोद में आ गया हूँ, बस। तो माँ 70 माओं से ज़्यादा, पता नहीं 70 तो हमें समझाने के लिए, 70 का कोई रेशो नहीं है। मतलब कोई माँ और बच्चे की मोहब्बत के साथ अल्लाह और मखलूक की मोहब्बत का कोई रेशो ही नहीं है। 70 तो हमें समझाने के लिए, जितना हमसे, तो आप अपने आप को उसके सामने पेश कर दें बस। और इसी का नाम दुआ है, इसी का नाम ही प्रेयरफुलनेस है। ठीक है ना? चलें बंद करें इसको। उससे पहले 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग हुई।